हेलो डियर स्टूडेंट्स, नर्सिंग स्टडी से शैलेंद्र सिंह सिनवार आपका स्वागत करता हूं। आज का अपना टॉपिक है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। इसको अपन रिकैप करके शॉर्ट पॉइंट के अंदर इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन रख लेते हैं, क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे फ्रैक्चर के अंदर व्हेन द फ्रैक्चर की डेफिनेशन की अगर अपन बात करें, ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ ए बोन कॉल्ड फ्रैक्चर। क्रच वॉकिंग इसके सब टॉपिक्स के अंदर आएगा, जहां पर अपन 4 पॉइंट गेट, 3 पॉइंट गेट, 2 पॉइंट गेट को डिस्कस करेंगे। आफ्टर इट अपन ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस को कंप्लीट करेंगे। ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है, कई स्टूडेंट्स बोलेंगे दोनों जॉइंट की बीमारी है, तो हम यहां पर इसके बारे में समझेंगे कि अर्थ का मतलब होता है जॉइंट, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन एंड ऑर्थो का मतलब होता है बोन। मतलब बोन एंड जॉइंट का इन्फ्लामेशन ऑस्टियोआर्थराइटिस कहलाएगा। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या कहलाएगा, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कहलाएंगे रूमेटिज्म या फिर मस्कुलोस्केलेटल इलनेस के कारण से आर्थराइटिस कंडीशन होना रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहलाएगा। दोनों के अंदर डिफरेंसेस को पहचानेंगे, दोनों के अंदर साइन सिम्टम्स को पहचानेंगे। किसी जॉइंट में पेन हो रहा है उसको पहचानेंगे कि कौन सा दर्द है, ऑस्टियोआर्थराइटिस का है या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस का है। ऑस्टियोफाइट्स का मतलब क्या होता है, ऑस्टियोफाइट्स का मतलब होता है ओवरग्रोथ ऑफ बोन, बोन के स्प्रू का ओवरग्रोथ होना ऑस्टियोफाइट्स कहलाता है। ऑस्टियोपोरोसिस, डिमिनरलाइजेशन ऑफ बोन कंडीशन। नेक्स्ट ऑस्टियोमाइलिटिस, ऑस्टियो मतलब बोन, माइलिटिस मतलब बोन मैरो का इन्फ्लामेशन। ऑस्टियोमलेशिया, विटामिन डी की कमी के कारण से एडल्ट के अंदर ऑस्टियोमलेशिया और इन्फेंट के अंदर, चाइल्ड के अंदर रिकेट्स की कंडीशन। हिप एंड नी रिप्लेसमेंट कंडीशन, हिप डिस्प्लेजिया और नी के अंदर अबव द नी एंड लोअर द नी, एम्पुटेशन, गाउट, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, इनके संग में हम अपने सारे डिस्कस टॉपिक को करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं फ्रैक्चर के अंदर। अपना पहला कंटेंट है यहां पर ऑस्टियोआर्थराइटिस, OA, ऑस्टियोआर्थराइटिस। देखिए कोई भी जॉइंट है, एक्सटर्नली इंस्पेक्शन करने से आप कैसे पहचानेंगे, प्रोबेबली इस क्लाइंट को OA है या RA है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, RA है। इस कंडीशन को समझने के लिए आपको इसके क्लिनिकल साइन को डिस्कस करना पड़ेगा और इसके क्लिनिकल साइन ही एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो एक बार के लिए इसके क्लिनिकल साइंस को आप देखने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। सबसे पहली बात है ऑस्टियो में अपन निमोनिक देखेंगे, OSTEO मतलब ऑस्टियो। O का मतलब क्या होता है, O का मतलब होता है ऑस्टियोफाइट्स, ऑस्टियोफाइट्स या फिर ओवरग्रोथ ऑफ बोन, ओवरग्रोथ ऑफ बोन, ओवरग्रोथ ऑफ बोन। बोन का, बोन स्प्रू से ओवरग्रोथ होना क्या कहलाएगा, ऑस्टियोफाइट्स कंडीशन कहलाएगा। यहां पर आप समझिए एक बार के लिए, देखिए ये आपके सामने नॉर्मल जॉइंट की स्ट्रक्चर है और यहां पर अपन डिफरेंशिएट कर लेते हैं इनके जॉइंट्स को। इसको बोलेंगे अपन कार्पल मेटाकार्पल जॉइंट, कार्पल मेटाकार्पल जॉइंट, मेटाकार्पल बोन्स, कार्पल बोन्स। ये हो गया आपके सामने मेटाकार्पल फेरेंजियल जॉइंट्स, MCP, मेटाकार्पल फेरेंजियल जॉइंट्स। ये क्या हो गए, प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, ये हो गए प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट। और ये कौन से हो गए, डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, DIP, डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट। दोबारा से देखिए, ये वाला जॉइंट कौन सा है, डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट यहां पर दे रखा है। ये कौन सा जॉइंट है, डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, जैसा कि आपको बताया मैंने। ये कौन सा है, प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट। ये वाले कौन से हैं, ये वाले मेटाकार्पल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स। और ये वाला कौन सा है, कार्पल मेटाकार्पल जॉइंट। ये कौन सी बोन्स हो गए, मेटाकार्पल, कार्पल मेटाकार्पल जॉइंट, मेटाकार्पल फेरेंजियल जॉइंट्स, प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स एंड डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट। तो अब आपको समझना है फर्स्ट टर्म हैबर्डन नोड्स। फर्स्ट टर्म है आपके पास में हैबर्डन नोड्स।
हैबर्डन नोड्स को याद करने के लिए आजकल के टीवी की बात याद रखें, सबकी सब एचडी आते हैं। मोबाइल पे भी कोई फिल्म देखनी है एचडी क्वालिटी की देखनी है, हाई डेफिनेशन क्वालिटी की देखनी है, तो आपको एचडी याद रखना है। एच फॉर हैबर्डन नोड्स और डी फॉर डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स। डी फॉर क्या है? डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स। इसका मतलब जब एनलार्जमेंट होगा, किसका एनलार्जमेंट होगा? एनलार्जमेंट ऑफ डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट। तो इस कंडीशन को आप क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे आप हैबर्डन नोड्स। एकदम क्लियर समझना है, ये क्या हुआ है? हैबर्डन नोड्स। आगे की बात करें, अगर प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स के अंदर एनलार्जमेंट हुआ है, प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल के जॉइंटों में एनलार्जमेंट हुआ, तो इसको बोलेंगे बोकार्ड्स नोड्स। इसको क्या बोलेंगे आप? बोकार्ड्स नोड्स। तो यहां पर मैं डिक्टेट कर देता हूं बोकार्ड्स नोड्स। यहां पर एक बार थ्योरेटिकली अगर पेपर की दृष्टि से समझें तो हैबर्डन नोड्स इंडिकेट द ऑस्टियोआर्थराइटिस कंडीशन, लेकिन बोकार्ड्स नोड्स आल्सो प्रेजेंट इन द रूमेटॉइड आर्थराइटिस। Here are the one little difference between the हैबर्डन ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड द रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो इसका मतलब यह है कि आप गौर से दोबारा से एक बार और समझिए, अगर डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स अगर प्रभावित हो रहे हैं तो ये क्या है? ये एचडी है, हैबर्डन नोड्स हैं। अगर प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट प्रभावित हो रहे हैं, प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, तो ये है इस कंडीशन पे बोकार्ड्स नोड्स के लिए। क्लियर होनी चाहिए आपके सामने बात। इस चीज को मैं यहां पर भी बता रहा हूं दोबारा से। देखिए हैबर्डन नोड्स कहां पर क्लियरिफाई दे रहे हैं? हैबर्डन नोड्स क्लियरिफाई दे रहे हैं आपके सामने। हैबर्डन नोड्स ये रहे क्लियरिफाई, ये डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स के अंदर, डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स के अंदर ये कौन सा हुआ? डीआईपी हुआ, डीआईपी डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स। ये कौन से हुए? ये हुए प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स। और ये क्या हुआ? मेटाकार्पल फेरेंजियल जॉइंट्स। और ये कौन सा हुआ? कार्पल मेटाकार्पल जॉइंट। तो आप समझिए कि डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट पे हैबर्डन नोड्स आ रहे हैं और प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट पे बोकार्ड्स नोड्स आते हैं। और ये सीएमसी जॉइंट बताया था मैंने आपको, कार्पल मेटाकार्पल जॉइंट। नेक्स्ट नंबर पे आता है आपके सामने रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए स्वान नेक डिफॉर्मिटीज, स्वान नेक डिफॉर्मिटीज। अब स्वान नेक को समझने के लिए कुछ नहीं है, जैसा कि नाम क्लियर है, हंस की गर्दन के समान, हंस की जैसी गर्दन हो। ये देखिएगा हंस की जैसी गर्दन आपके सामने क्लियर ये दिख रही है। इसके अंदर क्या कर रहे हैं? ये कौन सा जॉइंट बताया था मैंने आपको? देखिए ये वाला जो जॉइंट है, ये दिस वन आर प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट एंड दिस वन आर डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट। तो शर्त को याद रखें कि जब प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट हाइपर एक्सटेंडेड हो और डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट फ्लैक्स्ड हो। गौर से समझिएगा, ये डायग्राम में क्या देख रहे हैं? टर्म को देखें सबसे पहले, हाइपर एक्सटेंशन और फ्लैक्शन क्या होता है? फ्लैक्शन होता है डिक्रीज द डिग्री ऑफ एंगल बिटवीन टू बोन। ये एक बोन है, ये एक बोन है। अब मैं इस प्रकार से हाथ को ये लेकर के आ रहा हूं, तो अभी पहले इसके अंदर 180 डिग्री का एंगल था और अब एंगल घट गया। इसका मतलब ऐसी मूवमेंट जिसके अंदर दो बोन्स के मध्य में डिग्री ऑफ एंगल कम हो जाए, फ्लैक्शन, और बढ़ जाए एक्सटेंशन और हाइपर एक्सटेंशन। इसी चीज को मैं यहां पर कर रहा हूं। देखिए इन दोनों बोन्सों के मध्य में डिग्री ऑफ एंगल घट रहा है, ये घट रहा है। तो ये इस प्रकार से देखिए, समझने की कोशिश करिए, ये इस प्रकार से डिग्री ऑफ एंगल घट रहा है, तो इसे बोलेंगे फ्लैक्शन। शर्त क्या होनी चाहिए? डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट फ्लैक्स्ड होना चाहिए और प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल, ये वाला जॉइंट प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, अगेन दिखा रहा हूं मैं, ये वाला जॉइंट प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट हाइपर एक्सटेंडेड हो, तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे आप? नेक के ये जो चित्र बन रहा है, ये हंस के गर्दन के समान बन रहा है, और ये चित्र किसको इंडिकेट करेगा? स्वान नेक डिफॉर्मिटीज को। और स्वान नेक डिफॉर्मिटीज से जस्ट अपोजिट हो जाएगा बुटनियर्स। बुटनियर्स के अंदर क्या आ जाएगा? इसके अंदर आ जाएगा प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, जस्ट अपोजिट कर दीजिए, फ्लैक्स्ड। ये मैंने फ्लैक्स्ड कर दिया। और डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट क्या कर देंगे? हाइपर एक्सटेंडेड। तो अब इसको बुटनियर्स कहलाएगा। देखिए
ये तो कर दिया मैंने आपके सामने डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट को हाइपर एक्सटेंडेड, और इस प्रकार से ये मैंने कर दिया, ये किसको करा, प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट को क्या करा, फ्लेक्स्ड। अब इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, देखिए इस प्रकार से जस्ट सेम, ये देखिए ये वाला डायग्राम, इस डायग्राम में क्या हो रहा है, गौर से समझिएगा, ये जो एरिया है प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है, ये क्या हो रहा है, फ्लेक्स्ड हो रहा है, फ्लेक्स्ड हो रहा है, और डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट क्या हो रहा है, डीआईपी डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट क्या हो रहा है, हाइपर एक्सटेंडेड हो रहा है। तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे आप, बुटनियर्स डिफॉर्मिटीज बोलेंगे, क्लियर होनी चाहिए आपके सामने। देन वी आर डिस्कसिंग अबाउट अगेन फर्स्ट नंबर पे ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर यहां पर मैंने आपको बताया ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या क्या रखेंगे आप ऑस्टियोफाइट्स, पहला ऑस्टियोफाइट्स के अंदर हैबर्डन नोड्स एंड बुकार्ट्स नोड्स। अब यहां पर आपको पता है हैबर्डन नोड्स किसे बोलेंगे, हैबर्डन नोड्स बोलेंगे HD, डी फॉर डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट का एनलार्जमेंट होना, और बुकार्ट्स प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स का एनलार्जमेंट होना, और ये ऑस्टियोफाइट्स कंडीशन में होगा। यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा स्वान नेक डिफॉर्मिटी, और सेकंड नंबर पे बुटनियर्स डिफॉर्मिटीज। स्वान नेक डिफॉर्मिटीज को दोबारा से समझना, हंस के समान गर्दन बना दो, हंस के समान गर्दन इस प्रकार से, तो यहां पर क्या होगा, डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट क्या हो जाएगा, फ्लेक्स्ड, और प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट क्या हो जाएगा, हाइपर एक्सटेंडेड। अपोजिट में बुटनियर्स के अंदर क्या होगा, बुटनियर्स के अंदर डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट क्या होगा, हाइपर एक्सटेंडेड इस प्रकार से, हाइपर एक्सटेंडेड, और प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट क्या हो जाएगा, फ्लेक्स्ड हो जाएगा। तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, बुटनियर्स बोलेंगे। नेक्स्ट नंबर पे आता है आपके सामने ऑस्टियोफाइट्स का में स्टिफनेस इन द मॉर्निंग। अगर 30 मिनट से कम अगर जॉइंट पर स्टिफनेस हो रही है बिलो, तो आप इसको क्या बोलेंगे, किसी जॉइंट में स्टिफनेस हो रहा है। ये मॉर्निंग सिकनेस नहीं कह रहा हूं, जॉइंट स्टिफनेस कह रहा हूं। मॉर्निंग सिकनेस रिलेटेड विद द प्रेगनेंसी, जॉइंट स्टिफनेस रिलेटेड विद द OA एंड RA। जॉइंट में उठते ही, सुबह मॉर्निंग में उठते ही अगर जॉइंटों में पेन हो रहा है, पेन अगर आधे घंटे से कम हो रहा है तो यह OA को इंडिकेट करेगा, ज्यादा हो रहा है तो RA को इंडिकेट करेगा। नॉर्मल समझने की कोशिश करिए। तो मतलब इसका स्टिफनेस अगर 30 मिनट से अबव जा रहा है, 30 मिनट से अबव जा रहा है, तो ये जॉइंट स्टिफनेस किसको इंडिकेट करेगी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस को। और अगर 30 मिनट से कम आ रहा है तो ये किसको इंडिकेट करेगी, ऑस्टियोआर्थराइटिस को। टेंडरनेस अगर जॉइंट के ऊपर प्रेजेंट है तो नो इश्यू, क्या होगा, ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा। एक्सपीरियंस्ड क्रिपिटस, देखिए एक्सपीरियंस्ड क्रिपिटस कैसे होगा, ये मैंने आपके सामने इस प्रकार से एक ये बोन बनाई, ये मैंने आपके सामने इस प्रकार से एक बोन बनाई, और यहां पे मैंने इस प्रकार से अगेन एक और बोन बना दी। ये इसके हाइलिन कार्टिलेज है। देखिए जो हाइलिन कार्टिलेज होता है, ये क्या होता है, रब करने से मना करता है, रबिंग नहीं होने देता बोन फ्रेगमेंट्स को। लेकिन जब हाइलिन कार्टिलेज का डिगार्डेशन हो जाएगा, नेक्स्ट डायग्राम देखिए कुछ इस प्रकार से बनेगा कि अगर इन बोन्स के अंदर हाइलिन कार्टिलेज का डिगार्डेशन होना शुरू हो जाएगा, अब ये डिगार्डेशन कर रहा हूं मैं डायग्राम में, ये डिगार्डेशन कर रहा हूं, ये कंटिन्यूटी टूट गई, ये देखिए कंटिन्यूटी टूट गई, तो फाइनली क्या देखने को मिलेगा आपको, बोन फ्रैगमेंट्स क्या होंगे, आपस में रब होना शुरू हो जाएंगे। ये आपके सामने बोन फ्रैगमेंट्स आपस में रब होना शुरू हो रहे हैं, हल्का सा बचा है, रबिंग हो रहा है, और बोन्स के किनारे में ओवरग्रोथ हो जाएगी। इस कंडीशन को आप बोलेंगे इसको बोलेंगे आप ऑस्टियोफाइट्स। और यहां ये बोन का एनलार्जमेंट हो रहा है और कॉज्ड बाय द रब, पेन हो रहा है, और पेन होने के कारण से मैं इसको पोर पैथोफिजियोलॉजी कंडीशन को एक बार हल्के से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए डिगार्डेशन हुआ, किसका डिगार्डेशन हुआ, डिगार्डेशन ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, जिसके कारण से क्या हुआ, रब हुआ बोन के अंदर, जिसके कारण से पेन हुआ, और पेन के कारण से इन्फ्लामेशन हुआ, और इस कंडीशन को आपने क्या बोला, ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसका मतलब आप देखेंगे
कि यहां पर बोन्स के फ्रैगमेंट्स में कर्षण युक्त ध्वनि, बोन्स के टकराने के कारण से क्रिपिटस की आवाज सुनाई देगी, तो एक्सपीरियंस क्रिपिटस एंड ओनली अफेक्ट द जॉइंट। ये जो ओए होता है ये कभी भी सिस्टेमिक नहीं होता है, ये सिर्फ एक जॉइंट को ही, ओनली जॉइंट को अफेक्ट करेगा। लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस रूमेटॉइड फीवर को भी, मतलब कार्डियक को भी इफेक्ट करेगा, रूमेटॉइड जॉइंट्स को भी इफेक्ट करेगा, रूमेटॉइड हार्ट को भी इफेक्ट करेगा, रूमेटॉइड स्किन को भी करेगा, रूमेटॉइड लंग्स को भी करेगा। मतलब ये सिस्टेमिक है, ये ब्लड के अंदर जाता है। तो ये आपके सामने थोड़ा सा समझिए इन दोनों में नॉर्मल अंतर। अगर किसी क्लाइंट में कोई जॉइंट हार्डनेस लिया हुआ है और कोई जॉइंट सॉफ्टनेस लिया हुआ है, ये यहां पर दर्द है, कोई बूढ़ी मां बोल रहे हैं कि यहां पर बेटा बहुत दर्द होता है, तेज दर्द होता है, जॉइंट को टच कर देगा, हार्डनेस है और जॉइंट में दर्द है, रेडनेस आ रहा है, स्वेलिंग हो रहा है, तो इस कंडीशन को आप बोलेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस। लेकिन अगर कोई जॉइंट है जहां पर स्वेलिंग आ रही है, पीलापन आया हुआ है, तो इस कंडीशन को आप क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस। एज के हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको। अगर एक जॉइंट में दर्द है, दूसरे जॉइंट में दर्द नहीं है, एक एंकल में दर्द है, एक घुटने में दर्द नहीं है, तो वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस सिमेट्रिकल होता है, दोनों में एक साथ होता है, ध्यान रखिएगा। देन ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या हुआ? एसिमेट्रिकल हुआ, एसिमेट्रिकल हुआ। और ये क्या हुआ? ये सिमेट्रिकल हुआ। जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है उसको 7S साइन से समझा जाता है। 7S साइन, पहला एस क्या है? पहला एस है स्टिफनेस। जॉइंट में जो स्टिफनेस होगी 30 मिनट से 1 घंटे से लेकर ऊपर होगी तो इसे बोलेंगे जॉइंट स्टिफनेस ग्रेटर देन 1 आवर, देन इंडिकेट द रूमेटॉइड आर्थराइटिस। जॉइंट हार्ड नहीं होगा, जॉइंट क्या होगा? सॉफ्ट होगा। यहां पर जॉइंट हार्ड क्यों होगा? ऑस्टियोआर्थराइटिस में जॉइंट हार्ड क्यों होगा? क्योंकि यहां पर बोन आपस में जुड़ गई, और जुड़ गई जहां पर कर्सिंग युक्त ध्वनि हो रही है और हार्डनेस फील हो रही है। यहां पर क्या होगा? यहां पर बोन्स और बोन्स के मध्य में जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है, यहां पर इंफ्लामेशन होगा। साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर इंफ्लामेशन होगा, और साइनोवियल मेम्ब्रेन में इंफ्लामेशन होने के कारण से फाइब्रस टिश्यू का डिपोजिशन होगा, फाइब्रस टिश्यूज का डिपोजिशन होगा। ये मैं आपको अपने नेक्स्ट जो कॉन्टिन्यूसली वीडियोस आप पढ़ेंगे मेरे ऐप के ऊपर, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के पूरी डीप जो स्टडी होगी, जिसके अंदर आप पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे हर सिस्टम की, वहां पर आप देखेंगे कैसे फाइब्रस टिश्यू का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये फाइब्रस टिश्यू फॉर्मेशन के कारण से जॉइंट कैसा फील होगा? स्पंजी फील होगा, स्वेलिंग फील होगा। तो जो मैं कहना चाह रहा हूं कि जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस का जो जॉइंट है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के जॉइंट में हमेशा क्या फील होता है आपको? रूमेटॉइड आर्थराइटिस के जॉइंट में सॉफ्टनिंग फील होती है, स्टिफनेस होगा, सॉफ्टनिंग होगा, स्वेलिंग ले होगा। नेक्स्ट है साइमेट्रिकल। साइमेट्रिकल मतलब क्या है? दोनों, बिकॉज इट विल बी प्रेजेंट इन द ब्लड, ब्लड से ये पूरे ब्लड सर्कुलेशन में आएगा। इट विल बी अफेक्ट द लंग्स, इट विल बी अफेक्ट द स्किन, इट विल बी अफेक्ट द कार्डियक, एंड इट विल बी आल्सो अफेक्ट द जॉइंट। तो अब ये सिमेट्रिकल हुआ और सिस्टेमिक। सिस्टेमिक का मतलब पूरे बॉडी सिस्टम ऑर्गन को फर्क करेगा। सिमेट्रिकल मतलब दोनों तरफ के, एक घुटने में दर्द हो रहा है, एक एंकल में दर्द हो रहा है, एक नी में दर्द हो रहा है, दोनों में देखने को मिलेगा। फाइनली स्टेजेस, जो एस मतलब स्टेजेस, इसके अंदर 3 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज होती है सिनोवाइटिस, सिनोवियल मेम्ब्रेन का इन्फ्लामेशन, सिनोवाइटिस कंडीशन। सेकंड नंबर पे होता है फाइब्रस टिश्यू का डिपोजिशन, और थर्ड नंबर पे होता है बोनी एंकलोसिस कंडीशन। ये बोनी एंकलोसिस कंडीशन क्या है? ये दोनों जो जॉइंट है, ये दोनों जो जॉइंट है, ये जॉइंट एक ही हो जाएगा, एक ही बोन बन जाएगी। इस प्रकार से जॉइंट खत्म हो जाएगा, एक ही बोन रह जाएगी, जॉइंट खत्म हो जाएगा, पूरी तरीके से जॉइंट खत्म हो जाएगा। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर जॉइंट खत्म हो जाएगा, एकदम स्टिफ बोन हो जाएगी। इस कंडीशन को बोनी एंकलोसिस कंडीशन बोलते हैं। 3, तो इसकी स्टेज कितनी हुई? 3 हुई। फाइनली सिनोवाइटिस मतलब इसके अंदर क्या होगा? सिनोवियल मेम्ब्रेन का इन्फ्लेमेशन कंडीशन होगा। तो ये आपको बिल्कुल ढंग से ध्यान रखना है कि किसी क्लाइंट में ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस के डिफरेंशिएशन साइन सिम्टम्स क्या होते हैं। ऑस्टियो के अंदर OSTEO, O for osteophytes, Heberden notes, Burkhardt notes, S for stiffness, T for tenderness, E for experienced crepitus, and OSTEO, O for only affect the joint. It means it will be not affect the systemic circulation. Just for example, the heart, cardiac, lungs, and skin. यहां पर अगर 7S की बात करें तो फर्स्ट एस का मतलब क्या होगा? फर्स्ट एस का मतलब होगा सिमेट्रिक, इट इज स्टिफनेस इन जॉइंट, ज्यादा समय के लिए रहेगी, 1 घंटे से ज्यादा समय के लिए रहेगी। सेकंड सॉफ्टनेस होगा, जॉइंट सॉफ्ट होंगे, न कि हार्ड होंगे। हार्डनेस पाई जाएगी ऑस्टियोआर्थराइटिस में, सॉफ्टनेस पाई जाएगी रूमेटॉइड आर्थराइटिस में।
नेक्स्ट नंबर पे सिमेट्रिकल होगा, दोनों तरफ के जॉइंट अफेक्टेड होंगे। सिस्टेमिक होगा, ब्लड के अंदर जाकर के एनी अदर बॉडी ऑर्गन्स को फर्क करेगा। इसके अंदर सिनोवाइटिस होगा, साइनोवियल मेम्ब्रेन का इन्फ्लामेशन होगा। इसकी स्टेजेस होंगी 3, सिनोवाइटिस, फाइब्रोस टिश्यू का फॉर्मेशन, बोनी एंकाइलोसिस कंडीशन। एंड फाइनली अगर अपन बोले इसके अंदर स्वेलिंग देखने को मिलेगी, 7 SN यहां पर आपके कंप्लीट होंगे। देखिए सबसे पहला पॉइंट है अपना डिस्कस करने के लिए फ्रैक्चर। फ्रैक्चर किसे कहते हैं तो आप यहां पर बोल देते हैं फ्रैक्चर क्या है, ब्रेक इन कंटिन्यूटी ऑफ अ बोन, ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ बोन, बोन की कंटिन्यूटी का ब्रेक होना क्या कहलाएगा, फ्रैक्चर कहलाएगा। सिंपल सी टर्म होती है। अब अपन ने टाइप्स पढ़े होंगे, जैसा कि आपने भी पढ़ा होगा, ओपन फ्रैक्चर किसे कहते हैं, क्लोज फ्रैक्चर किसे कहते हैं, ट्रांसफर फ्रैक्चर किसे कहते हैं, स्पाइरल फ्रैक्चर किसे कहते हैं, कंप्रेस्ड फ्रैक्चर किसे कहते हैं, डिप्रेस्ड फ्रैक्चर किसे कहते हैं, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर किसे कहते हैं, स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर किसे कहते हैं। ये तो बहुत सिंपल तरीके से आप लोगों ने याद भी कर लिया होगा कि इसको ये कहते हैं। लेकिन अब अपन डेफिनेशन के आधार पर पूछेंगे कि ये कौन सा फ्रैक्चर है। तो सबसे पहले ही देखते हैं, पहला डेफिनेशन दे रखा है, क्वेश्चन बनाना है, क्योंकि इस प्रकार से भी क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ इस अलग हट करके इस बार अपन फ्रैक्चर्स के टाइप्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर के अंदर सबसे पहला अपन ने लिख रखा है, टाइप ऑफ फ्रैक्चर में सबसे पहली लाइन लिख रखी है, व्हेन द बोन इज क्रश्ड इनटू मेनी फ्रैगमेंट्स, जब बोन्स कई सारे फ्रैगमेंट्स में डिवाइडेड हो जाए तो इसे बोलेंगे अपन कम्युनिटेड फ्रैक्चर, कम्युनिटेड फ्रैक्चर। सेकेंड, when the bone is fractured straight across, लाइन पे ध्यान दीजिएगा, straight across, तब क्या होगा। अगर आपसे पूछे twisted of bone तो क्या होगा, या फिर आपसे पूछे slanted across तो क्या होगा। तीनों लाइनों को मैं एक और लिख रहा हूं। देखिए इस बेस से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तीनों लाइनों को मैं एक बार लिख देता हूं, slanted across the bone, slanted across the bone। नेक्स्ट है straight across the bone, straight across the bone, ये दूसरी लाइन लिखी। फ्रैक्चर आगे लिखी दिया अपन ने, फ्रैक्चर slanted across the bone, फ्रैक्चर straight across the bone। और एक और लाइन लिख देते हैं, bones straight अक्रॉस द स्किन। अब इन तीनों लाइनों में एक बार समझने की कोशिश करिए कि क्या होगा। जैसा कि आप सोचने की कोशिश कर रहे होंगे, देखिए जब बोन्स को स्ट्रेट अक्रॉस करेगा तो इस कंडीशन को बोलेंगे आप ट्रांसवर्स सेक्शन, नॉट कंप्लीट इनकम्प्लीट, इसको बोलेंगे आप ट्रांसवर्स सेक्शन। इसलिए आपको कंफ्यूज करा, इसलिए मैंने इसको यहां पर लिखा उल्टे तरीके से। ये हो गया ट्रांसफर फ्रैक्चर स्ट्रेट अक्रॉस द बोन। अब नेक्स्ट आ गया ट्विस्टेड, तो इसको बोल दिया आपने स्पाइरल फ्रैक्चर। नेक्स्ट है, जैसा कि दूसरी लाइन दे रहे हैं, स्लंटेड अक्रॉस द बोन, तो इसको स्लंटेड अक्रॉस द बोन बोलेंगे आप, इसको बोलेंगे आप ऑब्लिक फ्रैक्चर। ऑब्लिकली तिरछा कटा है, स्लंटेड का मतलब क्या होता है, तिरछा। डायग्राम में देखें आप, स्लंटेड क्या हो रहा है, ये स्लंटेड काट रहे हैं अपन, ये देखिए अगर इस प्रकार से तिरछा काट रहे हैं तो इस फ्रैक्चर को बोलेंगे आप ऑब्लिक फ्रैक्चर। इसको बोलेंगे आप ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। थोड़ा समझिएगा इस वाली बात को। देन ट्रांसफर फ्रैक्चर के अंदर, व्हेन द फ्रैक्चर स्ट्रेट अक्रॉस द बोन, व्हेन द फ्रैक्चर स्लंटेड अक्रॉस द बोन, दिस आर ऑब्लिक फ्रैक्चर, ट्विस्टेड द बोन्स आर स्पाइरल फ्रैक्चर। आगे की तरफ देखें, वन साइड ऑफ बोन बिकम बैंड, ये एक साइड की बोन है, ये इस प्रकार से एक तरफ की ये बोन बैंड हो चुकी है और दूसरी तरफ की पार्शियली ब्रेक हो चुकी है। ऑल ऑफ योर नोज वेल, इस प्रकार से नॉर्मल बोन थी, ये नॉर्मल बोन थी आपके सामने, एक तरफ से ये बैंड हो गई, एक तरफ से ये इस प्रकार से बैंड हो गई, बिल्कुल बैंड हो गई, और दूसरी तरफ से पार्शियली फ्रैक्चर्ड होगी। तो इसको क्या बोलेंगे, जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। तो यहां पर वन साइड ऑफ बोन बिकम बैंड एंड अदर साइड ऑफ पार्शियली ब्रेक, तो इसको क्या बोलेंगे आप, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। नेक्स्ट है, बोन्स आर कंप्लीटली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, तो आप बोलेंगे कंप्लीट फ्रैक्चर, नो डाउट। इसको क्या बोलेंगे आप, कंप्लीट फ्रैक्चर।
नेक्स्ट नंबर पे बोन्स नॉट कंप्लीटेड, तो आप बोलेंगे इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। दो भागों में कंप्लीटली टूट जाए तो इसे कंप्लीट फ्रैक्चर, दो भागों में नहीं टूटे इसे इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। नेक्स्ट नंबर पे बोन फ्रैगमेंट्स थ्रू आउट द स्किन, इसको देखिएगा क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आप कंपाउंड फ्रैक्चर, दैट्स आर कॉल्ड कंपाउंड फ्रैक्चर। नेक्स्ट बोन इज कंप्रेस्ड बाय अदर बोन, कंप्रेस्ड हुई है तो कंप्रेस्ड फ्रैक्चर, कंप्रेस्ड फ्रैक्चर। नेक्स्ट नंबर पे स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर, स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर किसे बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर, स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर बोलेंगे कॉज्ड बाय डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन, डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन। डीमिनरलाइजेशन का मतलब क्या होगा, देखिए ये आपके सामने ब्लड है और ये आपके सामने बोन्स हैं, और बोन से कॉन्टिन्यूअसली कैल्शियम कहां पर आ जाए, ब्लड में आ जाए, ब्लड में कैल्शियम बढ़ जाए और बोन्स के अंदर कैल्शियम की हो जाए कमी, तो बोन्स के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाएगी, तो जो बोन डिमिनरलाइजेशन कंडीशन होगी जिसके कारण से जो फ्रैक्चर होगा उसे क्या बोलेंगे, बिल्कुल आप सोचेंगे इसको बोलेंगे सर पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, इसको बोलेंगे आप पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर है। और दूसरा नाम क्या होता है पैथोलॉजिकल का, स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर, इस नाम से बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन को। तो यहां पर कुछ सर्टेन टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स को मैंने डेफिनेशन बेस्ड पे बताया, अब मैं इसको सिंपल आपके तरीके से दोबारा से यहां पर कर लेता हूं। तो अब हम फ्रैक्चर्स के अगर टाइप्स दे दें और लिखने के लिए बोलेंगे इसको क्या, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो अब आपको बस समझना है, बाकी सब चीजें क्लियर होती है। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, ट्रांसवर्स में मैंने आपको बताया था कि जब बोन्स स्ट्रेट अक्रॉस होगी तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। तो आप यहां पर लिख दीजिए व्हेन फ्रैक्चर स्ट्रेट अक्रॉस द बोन, स्ट्रेट अक्रॉस द बोन, इसको क्या बोलेंगे आप, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। सेकंड है ऑब्लिक फ्रैक्चर, ऑब्लिक का मतलब तिरछा, कभी भी नहीं भूलेंगे आप इस प्रकार से, तिरछा मतलब स्लंटेड, स्लंटेड अक्रॉस द बोन, स्लंटेड अक्रॉस द बोन, इसका मतलब द फ्रैक्चर जब स्लंटेड अक्रॉस द बोन होगा, स्लंटेड का मतलब क्या होगा, ये इस प्रकार से स्लंटेड हो गया तो इसको ऑब्लिक फ्रैक्चर। कंपाउंड फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर को क्या बोलेंगे, आपको भी बताया था, व्हेन बोन स्ट्रेट अक्रॉस द स्किन, स्ट्रेट अक्रॉस द स्किन। नेक्स्ट नंबर पे सिंपल फ्रैक्चर, ये सिंपल फ्रैक्चर एंड क्लोज फ्रैक्चर, इसको समझ लीजिए सबसे पहले तो, और उसके बाद में समझेंगे कंपाउंड और सिंपल फ्रैक्चर, ओपन एंड क्लोज फ्रैक्चर। ये चारों को गौर से देखिएगा क्या बना रहा हूं मैं, चारों को एक साथ लिख रहा हूं, 3 4 5 6 को, कंपाउंड फ्रैक्चर, सिंपल फ्रैक्चर, ओपन फ्रैक्चर, क्लोज फ्रैक्चर। देखिए इसके अंदर ये आपको कंफ्यूजन करने के लिए दे रखा है, ये कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। कंपाउंड फ्रैक्चर का दूसरा नाम क्या होता है, कंपाउंड फ्रैक्चर का दूसरा नाम होता है ओपन फ्रैक्चर, और सिंपल फ्रैक्चर का दूसरा नाम होता है क्लोज फ्रैक्चर, ये ध्यान रखेंगे आप। कंपाउंड फ्रैक्चर का दूसरा नाम क्या है, कंपाउंड फ्रैक्चर का दूसरा नाम है आपके सामने ओपन फ्रैक्चर, और सिंपल फ्रैक्चर का दूसरा नाम क्या है, क्लोज फ्रैक्चर। अब आपको बिल्कुल सिंपल हो चुका है। कंपाउंड फ्रैक्चर के अंदर क्या होगा, बोन्स स्किन की इंटीग्रिटी को तोड़ करके और एटमॉस्फेरिक एयर के कांटेक्ट में आ जाएगी, लेकिन जो सिंपल या फिर क्लोज फ्रैक्चर है इसके अंदर स्किन की इंटीग्रिटी पर मेंटेन रहेगी, स्किन में क्रैक नहीं आएगा, इंटरनली ब्रेक बोन हो सकती है लेकिन आउट में स्किन की इंटीग्रिटी मेंटेन रहेगी। तो ये अंतर होता है, कई बार एग्जामों में आता है, स्टूडेंट्स इसके अलग कह देते हैं, इसकी अलग कह देते हैं कहानी। कंपाउंड फ्रैक्चर का दूसरा नाम दोबारा से समझ लीजिए, कंपाउंड फ्रैक्चर का दूसरा नाम क्या होता है, ओपन फ्रैक्चर। और बोले सिंपल फ्रैक्चर, सिंपल फ्रैक्चर का दूसरा नाम क्या होता है, सिंपल फ्रैक्चर का दूसरा नाम होता है क्लोज फ्रैक्चर। क्लोज्ड क्यों बोला गया, क्लोज्ड इसलिए बोला गया क्योंकि ये क्लोज्ड है, ये तो आपको समझ में आई, क्लोज है, स्किन इंटीग्रिटी मेंटेन है, इंटरनली बोन डैमेज हुई है। इसको अपन ने सिंपल क्यों बोला, क्योंकि इसके अंदर इन्फेक्शन के चांसेस कम होंगे, क्योंकि एटमॉस्फेरिक एयर के कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, इसलिए इसको सिंपल फ्रैक्चर बोला। कंपाउंड क्यों बोला, क्योंकि इसके अंदर इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा रहेंगे, ऑस्टियोमाइलिटिस कंडीशन होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, इसलिए इसको कंपाउंड भी बोला और संग में ओपन भी बोला। ओपन क्यों बोला, क्योंकि ओपन हो चुका है, बोन फ्रेगमेंट्स एटमॉस्फेरिक एयर के कांटेक्ट में आ चुके हैं। नेक्स्ट नंबर पे ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर, वन साइडेड बोन्स, वन साइड
बोन बिकम बैंड, एक साइड से तो बैंड हो जाएगी, अदर साइड पार्शियली क्रैक्ड, अदर साइड पार्शियली क्रैक्ड होगी तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे आप? ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। किस में देखने को मिलेगा? कई बार पेपर में आता है, देखने को मिलेगा चिल्ड्रंस के अंदर। चिल्ड्रंस के अंदर कौन सा फ्रैक्चर देखने को मिलेगा? ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। इंपैक्टेड फ्रैक्चर, इंपैक्टेड फ्रैक्चर का मतलब ड्राइवन इनटू इनवर्ड, जब बोन्स इनवर्ड ड्राइवर्ड हो जाए, इनवर्ड डाइवर्ड हो जाए, अंदर की तरफ मूवमेंट करे तो इसे इंपैक्ट फ्रैक्चर। कंप्लीट फ्रैक्चर, बोन्स जब दो भागों में कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, दो भागों में कंप्लीटली डिवाइड हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे? कंप्लीट फ्रैक्चर। और अगर इनकम्प्लीट फ्रैक्चर जैसा कि अगला दे रखा है, कंप्लीटली दो भागों में डिवाइड नहीं हो, पार्शियली डिवाइड हो तो इसे इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। डिप्रेस्ड फ्रैक्चर कॉज्ड बाय डिप्रेशन ऑफ इनवर्ड, डिप्रेशन और द प्रेशर, जब बोन्स प्रेशर के कारण से हो जाए तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास में सर्टेन इंजरीज, मस्कुलर स्केलेटल के अंदर सर्टेन इंजरीज के नेम जो कई बार आपके पास में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं कि स्प्रेन क्या होता है, तो आपको एक निमोनिक याद रखना है स्प्रेन के लिए, एसपीएल का मतलब एसपी का मतलब क्या बोलेंगे आप यहाँ पे? एसपी का मतलब हो स्प्रेन, एल फॉर लिगामेंट। तो स्प्रेन क्या होता है? लिगामेंट की इंजरी होगा स्प्रेन, लिगामेंट की जो इंजरी होगी इसके अंदर आप रखेंगे स्प्रेन को। और अगर इसे इंटरवेंशन की बात करें तो आप बोलेंगे राइस, RICE। राइस की फुल फॉर्म क्या होगी? सिंपल है, R फॉर रेस्ट, I फॉर आइस अप्लाई, C फॉर कंप्रेशन एंड E फॉर एलिवेट द अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी को एलिवेट करना टू रिड्यूस द एडिमा। ये क्या है? राइस निमोनिक किसके लिए यूज में करेंगे? तो आप बोलेंगे स्प्रेन के अंदर यूज करेंगे। स्प्रेन मतलब क्या होता है? लिगामेंट की इंजरी होती है। और यहीं पर अगर पूछ ले स्ट्रेन क्या होगा तो आप बोलेंगे मसल्स और टेंडन्स की इंजरी, मसल्स एंड टेंडन्स की इंजरी को क्या बोलेंगे आप? मसल्स एंड टेंडन्स की इंजरी को बोलेंगे आप स्ट्रेन। नेक्स्ट आता है रोटेटर कफ इंजरी। आपसे कई बार एक क्वेश्चन एग्जामों में आता है, ड्रॉप आर्म टेस्ट किससे संबंधित है? ड्रॉप आर्म टेस्ट किससे संबंधित है? रिलेटेड विद, तो आप बोल देंगे इट इज रिलेटेड विद द रोटेटर कफ इंजरी। देखिए क्या होता है ड्रॉप आर्म टेस्ट का मतलब क्लाइंट को बोलना है अपने शोल्डर्स को धीरे धीरे नीचे लेकर के आइए। अब आप देख रहे हैं कि मैं अपने शोल्डर्स को धीरे धीरे नीचे लेकर के आ रहा हूं, ऊपर लेकर के जाने के नहीं कह रहा, नीचे लेके आने के लिए कर रहा हूं। इस प्रकार से मैं धीरे धीरे अपने शोल्डर्स को, हाथ को नीचे की तरफ लेके आ रहा हूं। अगर ड्रॉप आर्म पॉजिटिव है क्लाइंट तो अपने हाथों को धीरे धीरे ला पाएगा, एक साथ नीचे लाके छोड़ देगा, एक साथ नीचे लाके छोड़ देगा। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? ड्रॉप आर्म पॉजिटिव, मतलब उसको रोटेटर कफ इंजरी है। देन नेक्स्ट कंटेंट इज कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोटेटर कफ इंजरी। तो रोटेटर कफ इंजरी का मतलब क्या होता है? तो आप बोल देंगे शोल्डर्स की इंजरी को बोलेंगे आप, शोल्डर्स की इंजरी को क्या बोलेंगे? रोटेटर कफ इंजरी। कौन सी क्रेनियल नर्व में इफेक्ट देगा? क्रेनियल नर्व 11th में रोटेटर कफ इंजरी को फर्क करेगा। अब नेक्स्ट नंबर पे आपके सामने पॉइंट आता है फ्रैक्चर्स के साइन सिम्टम्स। यहां पर निमोनिक अपन रखते हैं एक ब्रोकन, BROKEN। ब्रोकन का मतलब क्या होता है? टूटना। ब्रोकन का मतलब क्या है? टूटना। तो बी मतलब क्या है? ब्रुशिंग। बी का मतलब क्या बोला? बी फॉर ब्रुशिंग। ब्रुशिंग का मतलब, ब्रुशिंग को एक प्रकार से आप ब्लूइश डिस्कलरेशन भी रख लीजिए। आर फॉर रिड्यूस मूवमेंट, जब किसी क्लाइंट के फ्रैक्चर्ड होता है तो उस एरिया पे मूवमेंट कम हो जाता है, इस बात को आप नोट करते हैं। ऑड अपीयरेंस, भद्दा लगता है देखने पे, वो बाहर से देखने को मिलते हैं, कुछ अलग से स्ट्रक्चर हो जाती है। के फॉर क्रैकलिंग। क्रैकलिंग साउंड मतलब, क्रैकलिंग का मतलब बोन फ्रेगमेंट्स आपस में टूटने के बाद में क्रैकलिंग साउंड पैदा करते हैं। ई फॉर बोन, जहां पर फ्रैक्चर्ड एरिया होता है वहां पर एडिमा हो जाता है, एराइदमा हो जाता है। नेक्स्ट एन फॉर न्यूरोवेस्कुलर इंपेयरमेंट। न्यूरोवेस्कुलर इंपेयरमेंट, तो दोबारा देखें आप इसको एक बार। BROKEN के अंदर सबसे पहले अपन ने क्या बोला? बी फॉर ब्रुशिंग। ब्रुशिंग ऑफ इस ऑन द साइट, मतलब ब्लू डिस्कलरेशन पाया जाना साइट के ऊपर। आर फॉर रिड्यूस द मूवमेंट। आपको पता है फ्रैक्चर एरिया के ऊपर मूवमेंट बिल्कुल कम हो जाता है। नेक्स्ट नंबर पे आपसे बात करें ऑड अपीयरेंस, O फॉर ऑड अपीयरेंस, के फॉर क्रैकलिंग साउंड कॉज्ड बाय द रबिंग ऑफ बोन फ्रेगमेंट्स। बोन फ्रेगमेंट्स के रबिंग होने के कारण से क्रैकलिंग साउंड होता है।
नेक्स्ट ई फॉर एडिमा एंड एराइदमा। एडिमा का मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ एबनॉर्मल फ्लूइड एंड एराइदमा मतलब रेडनेस ऑन द स्किन। नेक्स्ट न्यूरोवेस्कुलर इंपेयरमेंट। न्यूरोवेस्कुलर इंपेयरमेंट को क्लियर करने के लिए अपन यहां पर रखते हैं 6P साइन। 6P, P फॉर पी। फर्स्ट पी का मतलब होता है पेन, सेकंड पी का मतलब होता है पेलोर, थर्ड पी का मतलब होता है पल्सलेसनेस, फोर्थ पी का मतलब होता है पाइक्लोथर्मिया कंडीशन, नेक्स्ट पैरालिसिस कंडीशन। तो यहां पर अपन ने बोला सबसे पहले कि न्यूरोवेस्कुलर इंपेयरमेंट के अंदर फर्स्ट पी का मतलब हुआ पेन, सेकंड पैरेस्थेसिया, थर्ड पी मतलब पेलोर, फोर्थ पी मतलब पल्सलेसनेस, पी फॉर पैरालिसिस एंड पी फॉर पाइक्लोथर्मिया। देखिए यहां पर ये साइन किस में देखने को मिलेंगे आपको, ये साइन देखने को मिलेंगे आपको कंपार्टमेंट कंडीशन में, कंपार्टमेंट कंडीशन में। और ये फ्रैक्चर का कॉम्प्लिकेशन भी होता है, इसे बोलते हैं कंपार्टमेंट सिंड्रोम। कैसे होगा, जब आप किसी क्लाइंट को फ्रैक्चर्ड एरिया के ऊपर आप उसके ऊपर कास्टिंग अप्लाई करोगे तो फ्रैक्चर के अंदर छोटे छोटे कब्जे बन जाएंगे, छोटी छोटी अलमारी बन जाएंगी या फिर छोटे छोटे कंपार्टमेंट बन जाएंगे, जिसके कारण से मसल्स के अंदर ब्लड सप्लाई रुक जाएगी। और ब्लड सप्लाई रुकना या कॉम्प्रोमाइज ब्लड सर्कुलेशन के में ही आप न्यूरोवेस्कुलर इंपेयरमेंट को देखेंगे, नर्व सप्लाई भी रुक जाएगी। और यहां पर आप बोलेंगे पेन, परसेसियस, पेलोर, पल्सलेसनेस, पैरालिसिस एंड पाइक्लोथर्मिया। पाइक्लोथर्मिया का मतलब क्या है, इनएबिलिटी टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, इनएबिलिटी टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। तो यहां पर फर्स्ट पी फॉर पेन, फ्रैक्चर्ड एरिया पे पेन भी देखने को मिलेगा, पैरास्थेसिस एब्नॉर्मल फड़फड़ाहट देखने को मिलेगी, पेलोर पीलापन देखने को मिलेगा, पल्सलेसनेस वहां पर पल्स का एब्सेंट होना शुरू हो जाएगी, ब्रूट साउंड प्रेजेंट होगी, पैरालिसिस हो जाएगा उस एरिया में, सेंसेशन कम होने लग जाएंगे। और लास्ट फाइनली पी मतलब इनएबिलिटी टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। नेक्स्ट नंबर पर अगर अपन बात करें इसके इंटरवेंशन की, किसके, फ्रैक्चर के इंटरवेंशन की, तो उसके 3 इंटरवेंशन रखते हैं। सबसे पहला इमोबिलाइजेशन। प्रियोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन पूछे आपके कि फ्रैक्चर्ड एरिया के ऊपर प्रियोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा, तो आप बोलेंगे इमोबिलाइजेशन। देखिए क्वेश्चन के फॉर्म को समझिए। अगर किसी क्लाइंट को स्पाइनल इंजरी हुई है, या दूसरी टर्म से दे दे वो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के अलावा दे दे नेक की इंजरी हुई है, तो आपसे प्रियोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन पूछे, या फिर पूछे कि फ्रैक्चर्ड एरिया हुआ है उसका प्रियोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है, तो इन सबका एक ही आंसर होगा। और वो आंसर क्या होगा वो आपको पता है, इसका आंसर होगा इमोबिलाइज द क्लाइंट, इमोबिलाइज द फ्रैक्चर्ड एरिया और द क्लाइंट, फ्रैक्चर्ड एरिया और द क्लाइंट। क्यों, वाई, इमोबिलाइज्ड क्यों करते हैं, सिंपल सा आंसर होगा इनकम्प्लीट फ्रैक्चर को कंप्लीट फ्रैक्चर में ना हो, इसके लिए आपको क्या करना है, इमोबिलाइज्ड करना है क्लाइंट को। तो यहां पर आपसे पूछे कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, नेक इंजरी है, फ्रैक्चर्ड हुआ है किसी क्लाइंट को, तो प्रियोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा, तो आप बोलेंगे इमोबिलाइज क्लाइंट, इमोबिलाइज द क्लाइंट टू प्रिवेंट द कन्वर्जन ऑफ इनकम्प्लीट फ्रैक्चर इनटू कंप्लीट फ्रैक्चर। बट यहां पर ध्यान दीजिए कि इसके अलावा अगर यहां पर एक टर्म और दे दें कि किसी क्लाइंट को ओपन फ्रैक्चर हुआ है, देन प्रियोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा, ऑप्शन में दे दे इमोबिलाइज द क्लाइंट। और आप लोग इसको सही कर आएंगे, मानता हूं इस चीज को, लेकिन मैंने जो बताया प्रियोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन निकालते हैं ABC, A फॉर एयरवे, B फॉर ब्रीथिंग और C फॉर सर्कुलेशन। ओपन फ्रैक्चर हुआ है, ओपन फ्रैक्चर की कंडीशन आपको पता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंपाउंड फ्रैक्चर। और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा बोन फ्रेगमेंट्स अक्रॉस द स्किन, स्किन को क्रॉस करके और आपके सामने एटमॉस्फेरिक एयर पर आ जाएंगे। और इस कंडीशन में क्या होगा, ब्लड लॉस होगा। तो ब्लड लॉस को प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले आपको प्रियोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन में बोलेंगे आप प्रेशर ड्रेसिंग देनी है, प्रेशर ड्रेसिंग। क्यों देनी है प्रेशर ड्रेसिंग, टू प्रिवेंट ब्लड लॉस, ब्लड लॉस को रोकने के लिए, प्रिवेंट ब्लड लॉस, ब्लड लॉस को रोकने के लिए आप क्या करेंगे, प्रेशर ड्रेसिंग अप्लाई करेंगे। प्रेशर ड्रेसिंग करनी है, उसके बाद में आपको क्लाइंट को इमोबिलाइज करना है। अगर फिर मैं बोलता हूं इमोबिलाइज क्यों करेंगे, तो बोलेंगे टू प्रिवेंट द कन्वर्जन ऑफ इनकम्प्लीट फ्रैक्चर इनटू द कंप्लीट फ्रैक्चर। नेक्स्ट नंबर पे आता है आपके पास में इमोबिलाइजेशन के बाद में रिडक्शन। देखिए रिडक्शन 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है क्लोज रिडक्शन होता है और एक होता है ओपन रिडक्शन। ये मैंने आपके सामने लिखा, एक तो लिखा क्लोज रिडक्शन और एक ओपन रिडक्शन, क्लोज रिडक्शन एंड ओपन रिडक्शन।
क्लोज रिडक्शन एंड ओपन रिडक्शन की बात करें अगर, ये क्या होता है तो देखिए क्लोज रिडक्शन का मतलब क्या है, किस में करेंगे क्लोज रिडक्शन, तो आप बोलेंगे क्लोज फ्रैक्चर में करेंगे। क्लोज फ्रैक्चर का मतलब क्या है, क्लोज फ्रैक्चर का मतलब है कि स्किन इंटीग्रिटी मेंटेन है और बिलो द स्किन फ्रैगमेंट बोन्स क्रैक हुई है। और ओपन रिडक्शन का मतलब है ओपन फ्रैक्चर में करेंगे। ओपन फ्रैक्चर मतलब कंपाउंड फ्रैक्चर, इसके अंदर स्किन की इंटीग्रिटी टूट गई है, मतलब स्किन हट चुकी है और जो बोन्स है डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक एयर के कांटेक्ट में है। तो क्लोज रिडक्शन को समझने की कोशिश करिए एक उदाहरण के थ्रू। किसी के पांव में मोच आई, स्प्रेन स्ट्रेन कंडीशन हुई, ठीक है, मेडिकली बोल रहा हूं, सिंपली बोल रहा हूं, किसी क्लाइंट के मोच आई और वो नीम हकीम दाई के पास में गया और वहां पर जाके बोला था मेरे हाथ में ये दर्द हो रहा है इस प्रकार से। उन्होंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं बच्चा बैठ पहले। वो बैठा, बैठ करके उसने बोला कि ठीक है अपना हाथ दिखाओ। उसने क्या करा, सबसे पहले चेक किया कहां दर्द है, हाँ यहाँ दर्द है, बिल्कुल यहाँ दर्द है, हाँ हाँ यही दर्द है। तो उसने क्या करा है, उसने ये चेक करने की कोशिश करी है, इसको हम मेडिकली क्या बोलेंगे, उसने करा है मैनिपुलेशन। क्या करा है, मैनिपुलेशन। तो फर्स्ट क्लोज रिडक्शन का प्रोसेस क्या हुआ, मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन मतलब देखो चेक किया, हाँ यहाँ दर्द हो रहा है, हाँ साहब यही दर्द हो रहा है, यही दर्द, ठीक है अब देख तू बिल्कुल आंख बंद कर ले, आंख बंद कर ले, अब देख मैं अब दर्द हो रहा है नहीं हो रहा, अब घुमा रहा हूं अब दर्द हो रहा है नहीं हो रहा। तो इस प्रकार से क्या कर रहा है, सेकंड प्रोसेस ऑफ मेडिकल, तो आप बोलेंगे एंगुलेशन। क्या कर रहा है वो, एंगुलेशन कर रहा है, एंगल बता रहा है कहां पर दर्द हो रहा है नहीं हो रहा, और लास्ट में जाकर के घुमा दिया, टक की आवाज आई, बोला हाँ अब सही है अब सही है अब सही है, उसे क्या करा, उसको बोला रोटेशन। तो यहां पर उस व्यक्ति ने मेडिकल के कौन कौन से टर्म को अप्लाई किया, मैनिपुलेशन, एंगुलेशन एंड रोटेशन, एंड दीज आर 3 प्रोसेस ऑफ क्लोज रिडक्शन। सिंपल प्रोसेस है क्लोज रिडक्शन करने के। रिडक्शन का मतलब क्या हुआ, रिडक्शन का मतलब हुआ पुनः अवस्था में लेकर के आना। रिडक्शन का मतलब क्या हुआ, पुनः अवस्था के अंदर लेकर के आना। पूरी जैसे कि हड्डी ये इस प्रकार से बोन थी और बोन टूट करके और इस प्रकार से बाहर चली गई, अब इसको दोबारा इस प्रकार से बैठाना, रिडक्शन करना, वापस अपनी कंडीशन में रिडक्ट करना, वापस अपनी स्थिति में लेकर के आना, रिडक्शन। रिडक्शन के लिए कौन कौन से प्रोसेस होंगे, मैनिपुलेशन, एंगुलेशन एंड फाइनली रोटेशन। अगर बात करें ओपन रिडक्शन की, तो ओपन रिडक्शन में ओपन रिडक्शन हो रहा है, मतलब ओपन फ्रैक्चर है, हड्डियां बाहर भग गई, अब क्या करना है, उसको वापस पकड़ करके लेकर के आना है। तो यहां पर भैया क्या क्या चाहिए, यहां पर तो सुई धागों की भी जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले पिन की जरूरत पड़ेगी, पिन क्या करेगी, फिर उसके बाद में वायर की जरूरत पड़ेगी, वायर क्या करेंगे समझाते हैं। देखिए ये इस प्रकार से ये बोन फ्रैगमेंट्स ये भग गए, इस प्रकार से बोन थी, ये बोन ब्रेक हुई, ऊपर की तरफ निकल गई स्किन को क्रॉस करके, ये रही है स्किन, ये क्या है, ये स्किन है, और इसके स्किन इस प्रकार से क्रैक होकर के और ये ऊपर आ गए। तो इसको क्या करेंगे, गौर से समझिएगा, यहां पर ये पिन लगाई, ये पिन लगाई, दोनों पिनों, ये इस प्रकार से पिन लगाई, ये इस प्रकार से पिन लगाई, और ये इस प्रकार से वायर के द्वारा जोड़ दिया। तो पिन कौन सी यूज करी, एग्जाम में अगर पूछे पिन कौन सी यूज करेंगे, तो आप बोलेंगे स्टीमेंस पिन। स्टीमेंस पिन आपसे पूछा जाता है कि फ्रैक्चर में कौन सी पिन यूज करते हैं टू प्रिवेंट द इंफेक्शन, स्पेशल पिन स्टीमेंस पिन। वायर, तो वायर बोलेंगे आप क्रिस्टनर वायर। कौन सा वायर, क्रिस्टनर वायर। इनकी केयर आपको बहुत जरूरी है, ये कंटेंट और होता है। पिन केयर, पिन केयर एक स्पेशल टॉपिक है जिसको आपको ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान रखना है कि इंटरमेडिलरी कैविटी के अंदर पिन लगा करके और बोन्स को अलाइनमेंट में ला करके वायर की सहायता से जोड़ना क्या है, क्लोज रिडक्शन प्रोसेस है, क्लोज ओपन रिडक्शन प्रोसेस है। इसका मतलब ओपन रिडक्शन किस में करेंगे, ओपन फ्रैक्चर में। किसके द्वारा करेंगे, पिन के द्वारा और वायर के द्वारा करेंगे, ड्रिल मशीन के द्वारा करेंगे। क्लोज रिडक्शन कैसे करेंगे, मैनिपुलेशन, कहां दर्द हो रहा है समझ रहे हैं, एंगुलेशन, अब दर्द हो रहा है नहीं हो रहा है, रोटेशन, घुमा दिया, टक की आवाज आई, सही हो गया। इसका मतलब मैनिपुलेशन, एंगुलेशन एंड द रोटेशन, दे आर द 3 प्रोसेस ऑफ क्लोज रिडक्शन। नेक्स्ट नंबर पे आपके सामने आता है स्पेशल कंसाइडरेशंस में। नेक्स्ट यहीं पर अगर अपन बात करें फिक्सेशन की, फिक्सेशन में क्या होगा, फिक्सेशन में होगा 2 प्रकार का, एक्सटर्नल फिक्सेशन, एक्सटर्नल फिक्सेशन, और दूसरा होगा इंटरनल फिक्सेशन। एक्सटर्नल फिक्सेशन का मतलब क्या है, एक्सटर्नल फिक्सेशन का मतलब है एक्सटर्नल आपने क्या किया, एक्सटर्नली एक्सटर्नल फ्रेम बोर्ड लगा करके आपने स्टेबलाइज कर दिया। इंटरनल मतलब आपने बोन्स के इंटरमेडुलरी कैविटी में पिन लगाई, इंटरमेडुलरी कैविटी तक पिन पहुंचाई
और पिन को आपने वायर के द्वारा एक अक्रॉस अलाइनमेंट मेंटेन किया, फिर उसके बाद में बोन्स को अलाइनमेंट में लाया, तो इसे इंटरनल फिक्सेशन बोलेंगे। एक आपने देखा होगा कि क्लाइंट होता है, क्लाइंट के बाहर की तरफ रॉड लगी हुई होती है, रॉड्स लगी हुई है, वो रॉड क्या है, वो एक्सटर्नल फ्रेम है। तो मतलब क्या वो एक्सटर्नल फिक्सेशन है, एक्सटर्नल फ्रेम कंडीशंस में आ रही है, ये एक्सटर्नली फ्रेम कर रहा है और बोन को अलाइनमेंट में ला रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फिक्सेशन। इंटरनल फिक्सेशन में आप क्या कर रहे हैं, इंटरमेडुलरी कैविटी में पिंस को लगा के वायर के साथ से एकदम फिक्स कर रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं, इंटरनली फिक्सेशन। लास्ट फाइनल है अपने पास में कास्टिंग, कास्टिंग प्रोसेस। यहां पर अगर अपन कास्टिंग को देखें, देखिए कास्टिंग, कास्टिंग क्या होता है, कास्टिंग है एक्वस CaSO4, जिसे बोलते हैं आप प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, को गुनगुने पानी के अंदर मिला करके और अप्लाई करना, अप्लाई करना क्या प्रोसेस कहलाता है, कास्टिंग कहलाता है। अब ये जो POP आया कहां से आया, देखिए जो जिप्सम होता है, जिप्सम के क्रिस्टल्स को सबसे पहले बारीक तोड़ा जाता है, एकदम पाउडर के फॉर्म में बनाया जाता है, और जब ये जिप्सम के क्रिस्टल्स एकदम पाउडर के फॉर्म में हो जाते हैं, तब इनको हाई टेम्परेचर में बॉयल किया जाता है। पूरी तरीके से इसको गर्म करने के कारण से इसके अंदर से जो एक्वस होता है, जो पानी होता है, जो वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है। अब ये बिल्कुल क्लीन द्रव रहित हो जाता है। अब इस कंडीशन में जिप्सम के क्रिस्टल्स में जो बारीक पाउडर है उसके अंदर गुनगुने पानी को मिला करके आप अप्लाई करेंगे, तो ये POP की कास्टिंग प्रोसेस के अंदर इंडिकेट करेगा। कास्टिंग के अंदर यहां पर आपके सामने एक क्वेश्चन आता है, कौन कौन से इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो इक्विपमेंट में सबसे पहली बात, ऑर्थोपेडिक टेबल रखो, एक ऑर्थोपेडिक टेबल रखो। ऑर्थोपेडिक टेबल लेने के बाद में ये टेबल रख दी, अब इस पे एक क्लाइंट को बैठा है, क्लाइंट का पांव हो गया, ये पांव हो गया साहब। अब यहां पर सबसे पहले क्या लगाएंगे, तो आपसे यहां पर रख देते हैं एक टर्म और उसको बोलते हैं स्टॉकिनेट। और दूसरी टर्म स्टॉकिंग। इन दोनों टर्मों के अंदर अंतर देखिए, एक तो बोला मैंने स्टॉकिनेट, स्टॉकिनेट, और एक बोला मैंने इलास्टिक स्टॉकिंग। देखिए आपने पढ़ा होगा डीप वेन थ्रोम्बोसिस की कंडीशन में वीनस स्टेसिस को प्रिवेंट करने के लिए इलास्टिक स्टॉकिंग पहनाई जाती है, मॉर्निंग में पहनाई जाती है, जस्ट आउट ऑफ द बेड, गेटिंग आउट ऑफ द बेड। बेड पे से जब पांव पहला बाहर रखेंगे तो उस समय इलास्टिक स्टॉकिंग पहनाई जाएगी। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कितने बजे, कब, सुबह, शाम, रात में सोने से पहले, बाद में, कुछ भी XYZ क्वेश्चन आएगा इलास्टिक स्टॉकिंग का, तो आपको आंसर क्या देना है, मॉर्निंग में जस्ट गेटिंग आउट ऑफ बेड आप उसको क्या पहनेंगे, इलास्टिक स्टॉकिंग। लेकिन अब क्वेश्चन का फॉर्म पूछा गया स्टॉकिनेट किससे संबंधित है, तो आप बोलेंगे स्टॉकिनेट संबंधित है कास्टिंग से या फ्रैक्चर से। कैसे, यह एक लचीले मोजेनुमा संरचना होती है, सॉक्स के नए टाइप की स्ट्रक्चर होती है। स्टॉकिनेट क्या होता है, एक लचीला सॉक्स की समान स्ट्रक्चर है, जिसको आप फ्रैक्चर्ड एरिया पे मोजे की तरह पहनेंगे। मोजे की तरह अपन ने यहां पर पहन लिया। अब इसको, ये क्या है, ये अपन ने स्टॉकिनेट लिखा, और स्टॉकिनेट के ऊपर अपन ने क्या लगाया, स्टॉकिनेट के ऊपर अपन ने लगा दिया पैडिंग, रुई की लेयर, पैडिंग। और पैडिंग के ऊपर अपन ने क्या लगा दिया, पैडिंग के ऊपर अपन ने लगा दिया POP। तो POP डायरेक्टली किसके कांटेक्ट में नहीं आएगा, स्किन के कांटेक्ट में नहीं आएगा। स्किन इरिटेशन को रोकने के लिए आप क्या यूज करते हैं, स्टॉकिनेट यूज करते हैं। स्टॉकिनेट के ऊपर क्या लगाते हैं आप, पैडिंग। और पैडिंग के ऊपर क्या लगाते हैं आप, तो बोलेंगे POP लगाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास में स्पेशल कंसिडरेशन रिलेटेड विद कास्टिंग। ये पूछेगा आपसे क्वेश्चन कई बार जो अपन ने रखे हैं यहाँ पर छोटे मोटे क्वेश्चन। सबसे पहली बात कि फ्रैक्चर्ड एरिया में कास्टिंग लगाने के पहले 24 घंटे में कौन सी पोजीशन देंगे। आप दोबारा क्वेश्चन को सुनिए, जो फ्रैक्चर्ड एरिया है, अब इसके ऊपर आपने कास्टिंग अप्लाई कर दिया, अब आपसे पूछ रहा है कि पहले 24 घंटे में कौन सी पोजीशन देंगे। तो पोजीशन आपको याद रखनी है, जस्ट अबव द लेवल ऑफ हार्ट, जस्ट अबव द लेवल ऑफ हार्ट, लेवल ऑफ हार्ट, हार्ट के लेवल से ऊपर अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी, मतलब अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी फ्रैक्चर्ड हैंड है, अबव द लेवल ऑफ हार्ट रखें, ताकि
जो फ्रैक्चर्ड एरिया पे जो एडिमा है वो कम हो जाए। और फ्रैक्चर एरिया पे एडिमा कम किसके कारण होगी? जब उसको ग्रेविटी मिलेगा, और ग्रेविटी मिलने के कारण से एडिमा रिड्यूस हो जाएगा। पहला कंटेंट। अब दूसरी बात समझिए कि जब एडिमा कम हो जाएगा तो फ्रैक्चर्ड एरिया पे जो कास्टिंग किया है वो डेफिनेटली ढीला हो जाएगा, लूज हो जाएगा। तो इस कंडीशन में पूछेगा आपसे कि इन कंडीशन व्हेन यू आर सीइंग अ लूज कास्टिंग, आपका पहला कार्य क्या होगा? तो आपको बिना सोचे समझे एमसीक्यू पे बिना ध्यान दिए आपको करना है न्यू कास्ट अप्लाई करें, क्योंकि आपको ये समझिए कि कास्टिंग करते क्यों हैं। कास्टिंग करते हैं हम इमोबिलाइजेशन के लिए, ताकि इनकम्प्लीट कंप्लीट में चेंज नहीं हो। अब आपको ध्यान रखना है कि अगर फ्रैक्चर्ड एरिया पे जो कास्टिंग किसी भी प्रकार से ढीली हो गई हो तो उस चीज को आप बिल्कुल चेंज कर दीजिए, उस चीज से नया कास्टिंग अप्लाई कर दीजिए, ताकि और अगर आपके पास में एमसीक्यू में किसी प्रकार का कोई भी घुमाव हो रहा हो उस पर ध्यान नहीं देना है, न्यू कास्ट अप्लाई करना है। नेक्स्ट नंबर पे मार्जिन के ऊपर 1 फिंगर इंसर्ट हो जाए, इतना आपको स्पेस रखना है ताकि न्यूरोवैस्कुलर कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं हो, ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, वैस्कुलर नेक्रोसिस कंडीशन पैदा नहीं हो, क्योंकि वहां पर ब्लड सप्लाई होनी चाहिए। तो 1 फिंगर बीनीथ हो मार्जिन पे, इतना आपको स्पेस रखना है। नेक्स्ट, हेयर ड्रायर को यूज नहीं करना है किसी भी कीमत पर, आपको हेयर ड्रायर यूज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि कास्टिंग का जो मेथड होता है सूखने का वो इनर से आउटर की तरफ होता है, ना कि आउटर से और इनर की तरफ होता है। आउटर मतलब बाहरी सतह से नहीं सूखता है, अंदर से बाहर की तरफ सूखता है। अगर आपने पंखा चला दिया, एसी चला दिया, ड्रायर चला दिया, तो ये नहीं है बाहर से सूख के अंदर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, अंदर से सूख करके बाहर आएगा। तो आपको अगर जरूरत भी लगे तो हेयर ड्रायर को कूल सेटिंग पर ही यूज कर सकते हैं। अगर आपने गर्म सेटिंग के ऊपर, हॉट सेटिंग के ऊपर हेयर ड्रायर यूज करने की कोशिश की तो फ्रैक्चर्ड एरिया पे बर्न होने के चांसेस रहेंगे। तो आपको ये बात समझ लेनी है, हेयर ड्रायर यूज नहीं करना है, और करें भी तो आप उसको कूल सेटिंग पे ही यूज करना है। ये न्यूरोवैस्कुलर इंपेयरमेंट को मैंने आपको बता दिया इस वाली कंडीशन के लिए। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्रैक्चर। कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्रैक्चर, कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहला आता है फैट एम्बोलिज्म कंडीशन। देखिए, फैट एम्बोलिज्म यह कब होगा? जब पहली बात लार्ज बोन ब्रेक होगी, छोटी मोटी बोन नहीं, लार्ज बोन जब ब्रेक होगी तो इस कंडीशन में लार्ज ब्रेन के ब्रेक होने के पहले 24 से 48 घंटे के अंदर फ्रैक्चर्ड एरिया से फैट ग्लोब्यूल्स निकलेंगे और ब्लड स्ट्रीम के कांटेक्ट में आएंगे, और ये फैट ग्लोब्यूल्स एम्बोलिज्म का निर्माण करेंगे, और इस कंडीशन को बोलेंगे आप फैट एम्बोलिज्म। क्लासिकल साइन होता है पेटिकल रशेस प्रेजेंट ऑन द चेस्ट। अदर साइंस आर सेम, हाइपोटेंशन, सडन फीलिंग ऑफ चेस्ट पेन, हाइपोटेंशन, साइनोसिस कंडीशन, डिक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी, ये कई सारे साइन होते हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है पेटिकल रशेस इन द ऑन चेस्ट, ये इट इज अ क्लासिकल कैरेक्टरिस्टिक साइन फॉर फैट एम्बोलिज्म। सेकंड नंबर पे अगर अपन बात करें तो आप बोलेंगे कंपार्टमेंट सिंड्रोम। कंपार्टमेंट के मैंने आपको 6P साइन बताए थे, पेन, पेलोर, पैरास्थेसियास, पैरालाइसिस, पल्सलेसनेस और पाइक्लोथर्मिया। ये सब कुछ होंगे जब आप कॉम्प्रोमाइज अफेक्टेड एरिया पे कॉम्प्रोमाइज ब्लड सर्कुलेशन करेंगे और विद इन द मसल्स कंपार्टमेंट बन जाएंगे, तो इस कंडीशन को बोलेंगे आप कंपार्टमेंट सिंड्रोम, और यहां पर आप करेंगे फेशियोटोमी। नेक्स्ट नंबर पे आता है थर्ड नंबर पे एवेस्कुलर नेक्रोसिस। एवेस्कुलर नेक्रोसिस का मतलब बोन का डेथ, बोन ब्लैक कलर की पड़ जाएगी, बोन डेथ हो जाएगी। अब आपको अफेक्टेड एरिया को एम्पुटेट करना पड़ेगा। फोर्थ नंबर पर फाइनली होगा ऑस्टियोमाइलिटिस कंडीशन। ऑस्टियोमाइलिटिस का मतलब क्या होता है? ऑस्टियोमाइलिटिस का मतलब होता है बोन के अंदर या बोन और बोन मैरो के अंदर इन्फ्लामेशन कंडीशन।